दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेवी क्लासेस में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक शख्स से जिन्होंने जस्ट पिछले ही कुछ समय पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता की तरफ से स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे सफलता अर्जित की और आज हमारे साथ हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे आद्रा डिवीज़न में। बड़ी मुश्किल से इन लोगों से समय मिल पाता है, तो इनकी ड्यूटी ऑफ हो गई है। ऑफ होने के बाद हमसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हमने सोचा चलिए अभी आरआरबी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसमें एनटीपीसी पॉपुलर कैटेगरी के बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बच्चे उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए, और चूँकि ये पास कर चुके हैं और इनके पास अनुभव भी है नौकरी के पहले का, नौकरी के बाद का, तैयारी का भी, तो अगले को हमारे अनुभव से कुछ मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रसाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप दर्शकों को पहले अपना एक छोटा सा परिचय दें और ये बताएं कि आप इस रेलवे में कब आए, इसके पहले आने के लिए आपने क्या तैयारियां की थी और कितने दिन से यहाँ पे पोस्टेड हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को आने वाला एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए धन्यवाद देता हूं कि आने वाला एनटीपीसी एग्ज़ाम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सफल हों। और मैं 2014 में आरआरबी कोलकाता से पास किया हूं। जी, आपने एनटीपीसी एग्ज़ाम, जी एनटीपीसी 2014 के एग्ज़ाम को इन्होंने आरआरबी कोलकाता से सफलतापूर्वक पास किया और साउथ ईस्टर्न मिला। साउथ ईस्टर्न में आद्रा डिवीजन में ये पोस्टेड हैं। और ये सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको रोकना चाहूँगा प्रसाद साहब, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दें इन लोगों को। मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद है। आप एक्चुअल में हैं कहाँ से? आप वेस्ट बंगाल से? मेरा घर है वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर है। वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर से प्रसाद साहब बिलोंग करते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो लड़के आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम देंगे, उनको अब तो लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम शुरू हो गया है या किसी के 1 महीना 2 महीना 20 दिन बाद होने वाले हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? लास्ट टाइम का जो स्ट्रेटेजी होता है कि अब किस प्रकार से वो तैयारी करें कि उनको सफल होने के चांस बढ़ जाएँ। लास्ट टाइम में तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि अब तो जो आप लोग तैयारी किए हैं उसका बढ़िया से रिवीजन करिए और ज़्यादा नया कुछ सिलेबस पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। जो जितना आप लोग तैयारी किए हैं बस उसको बढ़िया से रिवीजन करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद करने का कोशिश करिए। यानी और उसके बाद आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा नहीं भाग के आप लोग मैथ और रीजनिंग का तैयारी करिए। मैथ और रीजनिंग में अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो जनरल नॉलेज में 2-4 नंबर कम बेसी होता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ होने से आपको पूरा का पूरा माने बेनिफिट मिलता है और सिलेक्शन होने का आपका ज़्यादा चांस रहता है। तो आपका कहना है कि जो लड़के मैथ, जीके और रीजनिंग के पीछे भागते हैं, सॉरी जीके और जनरल साइंस के पीछे भागते हैं, उससे बेहतर है कि वो रीजनिंग और मैथ के पीछे आगे भागे, क्योंकि मैथ, जीके, रीजनिंग और मैथ्स में अच्छा स्कोर आने से सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जी हाँ, इनका बहुत अच्छा सुझाव है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका लास्ट टाइम का प्रिपरेशन है, कि आप साइंस या जीके के पीछे कम भागें। ऑलमोस्ट सारे लड़के का अप्रॉक्स स्ट्रेटेजी उस पर बराबर ही रहती है, कुछ अंतर रहता है, लेकिन जो लड़के कमज़ोर हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में पीछे छूट जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग में अगर आपका अच्छा है तो ऑलमोस्ट आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रसाद साहब, आप ये बताएं कि आप 2014 के एग्ज़ाम में दिए थे, यानी 2015 में एग्ज़ाम हुई होगी, तो आप ये बताएं कि एग्ज़ाम के पहले आपने किस प्रकार की तैयारी की थी और कौन कौन सा किताब पढ़ना ज़्यादा प्रेफर किया था? एग्ज़ाम के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि वो हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ समझ रहे हैं, तो सबसे पहले उसको हमको जांच करना होगा कि हम उसको कितना दूर तक उसको हम माने कर पाए हैं। जैसे डेली अगर हम 2 सेट अगर बनाते हैं, अगर हम यूनिक का जो सेट वाला होता है या जो रेलवे का प्रैक्टिस सेट आते हैं, या बहुत फिर नए प्रकार के रेलवे का प्रैक्टिस सेट होता है। आप कोशिश करिए कि
जो भी आप अलग से तैयारी करते हैं उसके बाद आप उसको कम से कम दिन में 2 सेट बनाइए। जी। एक आप टारगेट करिए सुबह में और एक शाम में, जी। और उसके बाद बीच में आप जो पढ़ाई करते हैं वो तो करना ही है, और सेट बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपको एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगा। जी, प्रसाद साहब का कहना है कि इनका जो स्ट्रेटेजी रहा था परीक्षा के पहले कि आप प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक पे जो प्रीवियस ईयर के उस पर बहुत ध्यान दें। अगर उसको आप रेगुलरली 1 सेट 2 सेट बनाते हैं तो आपके सफल होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। तो 2014 में आपने रेलवे ज्वाइन किया, 2020 लगभग 6 साल या 5 साल की नौकरी हो गई है। तो सबसे बड़ा अहम सवाल जो अभी होता है लड़के के मन में कि एनटीपीसी पॉपुलर कैटेगरी में जो लड़के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अगर स्टेशन मास्टर की उनको पोस्ट मिलती है तो सबसे पहले आते ही उनको सैलरी कितना शुरुआती दौर में मिलना शुरू हो जाएगा, और लगभग उन्हें ऑलमोस्ट सैलरी में 5 साल में कितने ग्रोथ होंगे? सैलरी में अगर आप स्टेशन मास्टर में शुरू में ज्वाइन करते हैं तो आपको 36,000 के लगभग में सैलरी स्टार्टिंग होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा, डीए मिलेगा, और जी, यानी 36,000 के आसपास से आपकी पेमेंट शुरू होगी। और जो एक सरकार का नॉर्मल रूल्स है 3% इंक्रीमेंट डीए, जो जैसे बढ़ते जाएंगे ऑलमोस्ट आपके पेमेंट 2 से 3,000 4,000 के पर मंथ के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो एक अच्छी ग्रोथ है, अच्छा पेमेंट है, अच्छा नौकरी है और आगे बढ़ने का एक बहुत ही बढ़िया स्कोप है। तो तीसरी जो सबसे अहम सवाल ये आता है कि हम नौकरी करना तो शुरू करते हैं, मान लिया जाए 25 साल के एज में हम स्टेशन मास्टर बन गए, अगला 35 साल की नौकरी बची हुई है, तो अगले 35 साल में अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएं, अच्छी तैयारी करें तो हमारा प्रमोशन कहाँ तक जा सकता है, या स्टेशन मास्टर से आगे बढ़ने के क्या क्या स्कोप रेलवे में है? अभी स्टेशन मास्टर कैटेगरी में बहुत अच्छा माने स्कोप आ गया है। जैसे आप ज्वाइन करते ही आप 4200 ग्रेड पे में ज्वाइन करते हैं, माने 35,400 आपका बेसिक होगा, और उसके बाद आप 10 साल के बाद आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो आपको एमएससीपी मिलेगा। जी, एमएससीपी मतलब कि एक 3% हाँ, का इंक्रीमेंट मिल के और आपका एक बेसिक ग्रेड पे बढ़ जाएगा, तो 4600 में चले जाएंगे। आप 4600, आप 4800, आप तीन अभी जो रूल है 3 एमएससीपी मिलेगा। आप मैंने लास्ट 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। मतलब अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं लेते हैं, कुछ पास नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी सही से नौकरी निभाते हैं, तो 4200 से 4600, 4600 से 4800, 4800 से 5400, यानी लेवल 6 में आप ज्वाइन करेंगे। लेवल 6 से लेवल 7, लेवल 7 से लेवल 8 और लेवल 9, लेवल 9 तक आप आसानी से जा सकते हैं। और अपने अनुभव के आधार पर लेवल 9 का आज के समय में अगर रिटायरमेंट के समय का पेमेंट जोड़ा जाए तो उसकी लगभग 1 लाख रुपये का वेतन है आज के समय में। आगे आपके समय में बहुत अधिक हो सकता है। तो ये तो हुई पैसे की बात, लेकिन अगर पोस्ट का प्रमोशन, एक स्टेशन मास्टर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है पोस्ट में, अगर वो प्रमोट अपने कैपेबिलिटी एग्ज़ाम पास करके या जो भी है ले सकता है, तो ये बताएं थोड़ा। हाँ, आप जैसे इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में एओम का निकलता है। आप अगर एओम का पास कर जाते हैं तो आप जी, जैसे कि 10 साल में आप 5 साल नौकरी करने के बाद आपको रेलवे मौका देगी कि आप एग्ज़ाम दीजिए और डिपार्टमेंटल और पास कर जाइए। तो अगर उस एग्ज़ाम में आप पास कर जाते हैं तो आप फिर स्टेशन मास्टर से ऑफिसर बन जाएंगे। उस ऑफिसर का नाम है AOM, यानी असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर / ACM, असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर। ये दोनों में कहीं भी आएंगे, फिर आपकी ग्रेड पे वहाँ 4800 5400 से शुरू हो जाएगी उसी समय 5 साल बाद ही, और आप AOM या ACM बन के रेलवे के अधिकारी के रूप में जाने जा सकते हैं। और एक AOM ACM अधिकारी आगे कहाँ तक जा सकता है अगले 20 साल या 22 साल में, ये बताएंगे हमारे स्टेशन मास्टर साहब। ये माने आगे आप सीनियर डीओम हो या फिर सीनियर डीसीएम हो। एओएम के बाद एक पोस्ट होता है एओम के बाद डीओम, डीओम के बाद सीनियर डीओम। सीनियर डीओम का जो पोस्ट है वो जस्ट लाइक यूपीएससी के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जिसको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़े ऑफिसर, उसकी कैटेगरी में आता है। यानी कि एक आप बड़े अधिकारी के रूप में भी प्रोन्नत हो सकते हैं रेलवे में। इतनी जॉब की प्रगति की रूपरेखा है, इतने अपने जो
प्रमोशन पाने की जो एक कैडर आगे बढ़ने का जो एक चैनल है ये बहुत ही अधिक है और उसी हिसाब से प्रमोशन में आगे बढ़ते हैं। तो और एक चीज़ और आप जाते जाते बता ही दें कि एक स्टेशन मास्टर को रेलवे की तरफ से क्या क्या सुविधाएं उनको मिलती है या एक रेलवे कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इस बारे में भी संक्षिप्त में कुछ बता दें, जो नए लड़के के आने वाले को ये पता चले कि हम जिस नौकरी में जा रहे हैं वहाँ में क्या क्या सुविधाएँ भी मिलेगी वेतन के अलावा। वेतन के अलावा आपको रहने के लिए जैसे रूम जो हाउस जिसको बोला जाता है HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा या फिर रेलवे क्वार्टर प्रोवाइड कराया और उसके बाद रात में आप अगर ड्यूटी करते हैं, हम लोग का ये है नाइट ड्यूटी अलाउंस नेचर ऑफ ड्यूटी है, उसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस है, उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस है, उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी है। सबसे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी आपको माने रेलवे में बहुत अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, इसका आपको लाभ हमेशा मिलेगा। जी, अभी एक ट्रेन इंजन बड़ी स्पीड से पार हो रही है, तो हम लोग इस इंजन को भी देख लें थोड़ा। तो फाइनली गाड़ी पार होके चली गई है। तो इनका कहना था कि आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद बहुत सारे अलाउंसेस हैं और उसके साथ साथ मुझे एक बहुत बेहतर फैसिलिटी है मेडिकल फैसिलिटी कि आपको रेलवे के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट या रेलवे से जो टाई अप प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ट्रीटमेंट की आपको और आपके फैमिली को सुविधा मिल सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, अच्छा पेमेंट है और अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा करियर ग्रोथ है अगर आप ले सकते हैं तो चलिए, इनका बहुत ही बहुमूल्य समय लिया। जाते जाते प्रसाद साहब, आप आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ अगर कहना चाहेंगे अपने तरफ से तो कुछ अपने तरफ से संदेश दे सकते हैं। आप लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा से मन लगा के परीक्षा दीजिए ये वाला, और इसमें बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, तो आप ज़्यादा संख्या में सफल हों। मेरे तरफ से आप लोग को शुभकामनाएँ रहेंगी। चलिए, एक रनिंग स्टेशन मास्टर से आपको शुभकामनाएं मिल गई। हो सकता है जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं या आगे देखेंगे उनके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होंगी, क्योंकि कहा गया है कि आप जितना पढ़ने से नहीं सीखते हैं, जितना आप अपने से नहीं सीखते हैं, वहाँ दूसरों के अनुभव से सीखा जा सकता है। तो हमारा जो ये मोटिव है, ये जो वीडियो बनाने का एक अभी मैंने प्रयास शुरू किया हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए, इसलिए कि जो अभी चूँकि मैं रेलवे से जुड़ा हूँ तो रेलवे में हमारे पास बहुत सारे कलिंग हैं जो कि डिफरेंट पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, डिफरेंट जगह से हैं, डिफरेंट RRB से हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजी की तैयारी किए हैं। तो उन सारे का सम्मिलन, उन सारे का एक जो क्या स्ट्रेटेजी था, क्या तैयारी करने का तरीका था, क्या पढ़े थे, क्या अनुभव था, क्या मेहनत थी और क्या आपको करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को हर रोज़ 1-2 वीडियोस बनाकर, क्योंकि हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी है कि मैं हर रोज़ किसी न किसी स्टेशन पे जाता ही हूँ। हमारा लंबी दूरी की रहती है तो उसमें से 2-4-5 मिनट समय निकाल के जब मौका मिला एक आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना दूँ और आपके पास तक पहुँचा दूँ, जिससे आप अपने सीनियर्स का अनुभव लेकर अपने आप में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं कि NTPC में जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम है, वो सफल हों और सफल होकर आप इस भारतीय रेल परिवार का सदस्य बने। आपका तहे दिल से स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम को लेकर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी शिक्षा, मोटिवेशन मिली, कुछ भी जागरूकता आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइए। और हाँ, उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ को 100 लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में, जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्ति तक हमारे प्रसाद साहब की बात, अनुभव को पहुंच सके, मिल सके, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी में उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद साहब आपका हमारे चैनल में आने के लिए, और आगे फिर आपसे कुछ बात करेंगे अगले मौके पर। तब तक और सबसे पहली बात तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिजी शेड्यूल में हमारे लड़कों के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल कर अपना अनुभव शेयर किया। लेकिन हाँ, चैनल में अगर आप अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से अगले को भी सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा। हर रोज़ नए इंटरव्यूज़ में कुछ न कुछ लाने का प्रयास करूँगा और आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। और अगर आप पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, 100 लाइक इसमें ज़रूर से ज़रूर चाहिए मुझे।
धन्यवाद। प्रसाद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिन। नमस्कार।